चलिए सीधे इस दिलचस्प मुद्दे पे आते हैं। साल 2006 में विज्ञान की दुनिया रातों रात बदल गई थी। अचानक से दुनिया भर की लाखों पाठ्यपुस्तकें पुरानी और गलत साबित हो गईं। हमारे सौर मंडल के सबसे छोटे और बर्फीले सदस्य यानी प्लूटो से उसका ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया। बहुत से लोगों को लगा जैसे कोई बहुत बड़ा धोखा हुआ हो। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी ऐतिहासिक घटना की गहराई में जाने वाले हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये डिमोशन हुआ क्यों? क्या प्लूटो अचानक से आकार में सिकुड़ गया था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या ये सिर्फ शब्दों और परिभाषाओं का खेल था या कोई ब्रह्मांडीय तकनीकी पेंच? चलिए उस वैज्ञानिक सच्चाई को डीकोड करते हैं जिसने दशकों पुरानी मान्यता को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भाग 1, ग्रह होने के नियम। प्लूटो के इस पतन को समझने के लिए हमें सबसे पहले 2006 के उस समय में वापस जाना होगा जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन या IAU ने तय किया था कि वास्तव में ग्रह कहलाने के लिए क्या मानदंड होने चाहिए। चलिए इन 3 प्रमुख नियमों को जल्दी से देखते हैं। नियम नंबर 1, पिंड को सूर्य का चक्कर लगाना चाहिए। ठीक है, प्लूटो इस परीक्षा में पूरी तरह पास है। नियम नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण इतना होना चाहिए कि वो एक गोल आकार ले सके। प्लूटो इसे भी आसानी से पार कर लेता है। यानी इन पहले 2 नियमों तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन असली पेंच फंसता है तीसरे नियम में। नियम नंबर 3, इसे हम दादागिरी का नियम या द बुली रूल भी कह सकते हैं। और सच बताऊं तो यहीं पर प्लूटो के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। इस नियम के मुताबिक एक ग्रह को अपनी कक्षा के आसपास का इलाका साफ रखना चाहिए। मतलब उसे अपनी कक्षा का गुरुत्वाकर्षण बॉस होना चाहिए। अगर रास्ते में कोई और मलबा या चट्टानें आती हैं तो ग्रह को या तो उन्हें निगल लेना चाहिए या फिर अपने गुरुत्वाकर्षण से बाहर फेंक देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो बॉस आप ग्रहों के क्लब से बाहर हैं। भाग 2, कुइपर बेल्ट में उथल पुथल। और यहीं से हमारी इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। असल में प्लूटो जहां रहता है ना, वो कुइपर बेल्ट है। बर्फ और चट्टानों का एक बहुत ही बड़ा और अस्त व्यस्त सा घेरा। इसे हमारे सौर मंडल का एक ब्रह्मांडीय कबाड़खाना या जंक यार्ड भी माना जा सकता है, जहां हजारों बर्फीले पिंड बस तैर रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी 2000 के दशक की शुरुआत में खड़ी हुई। खगोलविदों को इसी कुइपर बेल्ट में ऐसी चीजें मिलने लगीं जो दिखने में बिल्कुल प्लूटो जैसी ही थीं। और फिर एरिस नाम की एक बर्फीली वस्तु मिली जिसने तो सच में तहलका ही मचा दिया। क्यों? क्योंकि शुरुआती मापों के हिसाब से एरिस प्लूटो से भी बड़ा लग रहा था। अब विज्ञान जगत के सामने एक बड़ी दुविधा आ गई थी। दुविधा ये थी कि अब किया क्या जाए। क्या इस नए पिंड एरिस को 10वां ग्रह घोषित कर दिया जाए? और अगर ऐसा किया तो जैसे जैसे कुइपर बेल्ट में और खोजें होंगी, क्या हम 11वें, 12वें या 50वीं ग्रह को लिस्ट में जोड़ते जाएंगे? या फिर हमें ग्रह की परिभाषा के लिए एक नई सीमा रेखा खींचनी चाहिए? अंत में नई रेखा खींचने का ही फैसला लिया गया। और चूंकि प्लूटो ने अपने आसपास का इलाका साफ नहीं किया था, इसलिए उसे सिर्फ एक आइस ड्वार्फ यानी बर्फीले बौने ग्रह के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया, जो अंतरिक्ष के घुप अंधेरे में हजारों अन्य पिंडों के साथ बस चक्कर लगा रहा है। भाग 3, न्यू होराइजन्स का नया मोड़। खैर, विज्ञान की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें हमेशा कुछ नया सामने आता रहता है। लगभग 1 दशक बाद एक ऐसा वैज्ञानिक प्लॉट ट्विस्ट आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। बात है साल 2015 की। ये वो साल था जब नासा का न्यू होराइजन स्पेसक्राफ्ट अपनी 9.5 साल लंबी यात्रा के बाद आखिरकार प्लूटो के पास पहुंचा। उस फ्लाईबाय से हमें जो डेटा और तस्वीरें मिली ना, यकीन मानिए उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय की सारी पुरानी धारणाओं को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। न्यू होराइजन्स के डेटा ने यह साबित कर दिया कि प्लूटो कोई आम मृत और उबाऊ सी चट्टान नहीं है, बल्कि वहां पानी की बर्फ से बने बड़े बड़े विशाल पहाड़ हैं, हमारी पृथ्वी की तरह ही नीला आसमान है और सबसे कमाल की बात, सतह पर नाइट्रोजन बर्फ से बना एक बहुत बड़ा धड़कता हुआ दिल है। कुछ डेटा तो इस बात की भी तरफ इशारा करते हैं कि शायद इसके नीचे एक तरल महासागर भी छिपा हो सकता है। और ये एक स्तब्ध कर देने वाला खुलासा था। अगर वैज्ञानिक नज़रिए से देखा जाए तो प्लूटो हमारे मंगल ग्रह की तुलना में भूगर्भीय रूप से कई ज्यादा एक्टिव यानी सक्रिय है। इस एक फैक्ट ने ग्रह विज्ञानियों के बीच एक बहुत ही तीखी बहस छेड़ दी। कई वैज्ञानिकों का तो यहाँ तक कहना है कि IAU का वो अपने आसपास का क्षेत्र साफ करने वाला नियम ही एकदम गलत है, क्योंकि वो नियम सिर्फ वस्तु के आकार पर ही नहीं बल्कि उसकी लोकेशन पर भी निर्भर करता है। इस बहस को समझने के लिए जरा एक कमाल की तुलना पर विचार करते हैं।
क्या हो अगर पृथ्वी को उसके अभी के स्थान से हटाकर प्लूटो की दूर और विशाल कक्षा में रख दिया जाए। कुइपर बेल्ट के इतने बड़े आकार की वजह से खुद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण भी उस पूरे इलाके को साफ नहीं कर पाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्लूटो की जगह पर होने पर हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह नहीं कहलाएगी। है ना ये एकदम हैरान कर देने वाली बात। भाग 4 बौने ग्रहों का युग। तो ये पूरी वैज्ञानिक खींचतान हमें एक बहुत ही जरूरी बात सिखाती है। विज्ञान में ये जो लेबल या नामकरण होते हैं ना, ये महज समझने के टूल होते हैं। आधिकारिक तौर पर प्लूटो अब बौने ग्रहों की श्रेणी में आता है और वो इस बिल्कुल नई और रहस्यमय दुनियाओं की कैटेगरी का निर्विवाद राजा बन गया है। अगर सच कहा जाए तो इस पूरी घटना को हमें किसी नुकसान के तौर पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष को और बेहतर तरीके से समझने के एक रोमांचक मौके के रूप में देखना चाहिए। हमने किसी ग्रह को नहीं खोया है, बल्कि हमने एक बिल्कुल नए शब्दकोश और सौर मंडल के एक एकदम नए हिस्से की खोज की है। रुको, बल्कि इसे ऐसे देखा जा सकता है कि ये कोई अवनति या डिमोशन नहीं है, बल्कि एक बेहद शानदार रीब्रांडिंग है जिसने हमारी आंखें खोल दी हैं। तो अंत में सवाल फिर वहीं आ जाता है, इस पूरी वैज्ञानिक बहस में कौन सा पक्ष ज्यादा सही लगता है? क्या नियमों को लेकर सख्त रहने वाली टीम IAU सही है, या फिर भूगर्भीय सक्रियता को अहमियत देने वाली टीम प्लूटो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना ब्रह्मांड को समझने की हमारी इस यात्रा का एक मजेदार हिस्सा है। विज्ञान हमेशा सवालों से ही तो आगे बढ़ता है। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अंतरिक्ष के इन अद्भुत रहस्यों के बारे में अपनी जिज्ञासा हमेशा बनाए रखें।